नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और गिरिराज पत्रिका का जनवरी महीने का जो है ये सेकंड पार्ट जो है हम डिस्कस करेंगे। जनवरी 2024 का जो है ये गिरिराज पत्रिका का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड पार्ट को जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो किस स्थान पर या फिर किस जिले में जो है वो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान स्थापित करने की जो है वो बात कर रही है या फिर योजना बना रही है। देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो बात कर रही है या फिर यूं कहें योजना बना रही है हमीरपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का कैंसर केंद्र स्थापित करने की। और अभी ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो मिले गृह मंत्री के साथ। गृह मंत्री जो है वो कौन है? अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं। उनके साथ भेंट की और हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो है, जो हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण की योजना है उनके लिए शीघ्र राशि जारी करने के लिए जो है वो उन्होंने मुलाकात यहाँ पर की। अब आप ध्यान रखें कि किस किस तरह से जो है पूरे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक तो यहाँ पर देखो, ये हमीरपुर का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो इसकी बात यहाँ पर की गई थी। हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बात भी जो है वो की गई थी। तो मेडिकल कॉलेज का नाम पूछा जा सकता है कि डॉक्टर राधाकृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है वो हमीरपुर में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कोई अगर इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कितने स्टेट टीबी सैनिटोरियम जो है वो स्थित हैं। टीबी का मतलब ट्यूबरक्लोसिस से है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कितने टीबी जो है वो टीबी सैनिटोरियम स्थित हैं? तो ये है, एक ही टीबी सैनिटोरियम हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सेल जो है वो स्थित हैं? तो 12 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेल जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वो आपने ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और भी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? शिमला में जो है ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो नाहन में स्थित है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो जो है वो नाहन सिरमौर में जो है स्थित है। डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो चंबा में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो मंडी नेरचौक में जो है वो स्थित है। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो है ये भी मंडी नेरचौक में जो है वो स्थित है। ये भी आपने ध्यान रखनी है। तो ये सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो इन सभी को जो है वो ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, जैसे मैच करने के लिए क्वेश्चन में, उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछ लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने रीजनल हॉस्पिटल हैं। तो रीजनल हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2022 तक जो है वो 2 ही हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वो 34 जो है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं। अगर हम बात करते हैं कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हिमाचल में कितने हैं, तो वो 740 जो है वो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो यहाँ पर स्थित है। और ये जो हमने रीजनल कॉलेज 2 डिस्कस किए ना, ये हमने आयुष के उसमें किए डिस्कस, ये ध्यान रखना आप। ये जो हमारा आयुष हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसमें हमने ये डिस्कस किया। और एक अमची क्लिनिक पूछा गया था। एक अमची क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है। अमची क्लिनिक हिमाचल प्रदेश में कितने हैं ये भी पूछा गया था। तो ये 4 अमची क्लिनिक जो है वो दिसंबर 2022 तक हिमाचल प्रदेश में है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, इस तरह से पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं, हाउ मच सब्सिडी गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर गीजर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो सोलर गीजर लगाने के लिए कितनी सब्सिडी देती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी ये अनाउंस किया है कि अगर कोई सोलर गीजर लगाना चाहता है तो उसको जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी कितनी दी जाएगी सोलर गीजर लगाने पर? तो सोलर गीजर लगाने पर जो है 30% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। 30% सब्सिडी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब 30% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और अपने घर में जो है वो आप जो है वो क्या करेंगे, सोलर गीजर जो है वो यहाँ से लगवा सकते हैं। सरकार ने कहा है कि हम यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, हम जो है वो और भी सब्सिडी देते हैं और वो सब्सिडी पहले से दी जा रही है। सोलर गीजर की तो नहीं है। हम जो है वो सोलर फेंसिंग के ऊपर भी सब्सिडी देने को तैयार है। सोलर फेंसिंग के ऊपर जो है वो 85% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, परंतु 85 सब्सिडी तभी दी जाएगी अगर 3 या 3 से ज़्यादा फार्मर जो है वो इस सोलर फेंसिंग का जो है वो फ़ायदा लेना चाहते हैं। अगर आप इंडिविजुअल वे में जो है उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो 80% सब्सिडी आपको जो है वो यहाँ पर मिलेगी सोलर फेंसिंग के ऊपर। तो सोलर फेंसिंग की सब्सिडी आपने ध्यान रखनी है कि कितनी सब्सिडी देने की सरकार यहाँ पर बात कहती है। सरकार ये भी कहती है कि हिमाचल प्रदेश
को जो है वो ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है और 31 मार्च 2026 तक जो है उसको ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनाना है। तो इस तरह की परियोजनाएं, इस तरह की योजनाएं जो है वो आना ज़रूरी हैं। क्या कोई और भी ऐसी योजना है? तो देखो सरकार ने जो है ये कहा है अपने बजट में, जब पिछली बार बजट आया था, कि हम जो है एक टारगेट मान के चले हैं कि हम जो है 500 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट जो हैं वो सोलर प्रोजेक्ट जो होंगे, जो न्यू सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जिनकी कैपेसिटी 500 मेगावाट बताई गई है, वो 2023-24 तक में जो है वो स्थापित करेंगे। तो ये 500 मेगावाट कैपेसिटी है, 2023-24 में स्थापित करने की बात कही है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अब देखो, गिरिराज पत्रिका का मतलब अकेला ये नहीं होता कि जो गिरिराज पत्रिका में है वही हम डिस्कस करें। हमारा टारगेट ये भी होता है कि हिमाचल के डेली न्यूज़पेपर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो भी गिरिराज पत्रिका में जो है वो कवर इसी एडिशन में हम कवर कर लें। यानी कि हिमाचल का जो भी करंट अफेयर एक हफ्ते के अंदर बनता है उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जाती है। अगर इस कोई बच जाता है इस पार्ट में, नहीं अगले पार्ट में डिस्कस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल सिटी है उसका नाम जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। देखो, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी मानी गई है या कही गई है उसको जो है वो बद्दी नाम दिया गया है। बद्दी इंडस्ट्रियल सिटी है हिमाचल प्रदेश की। जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी जो है वो यहाँ की कहलाती है। हमारे पास जो है वो और भी इंडस्ट्रियल टाउन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो स्थित हैं। कई बार तो इंडस्ट्रियल टाउन्स के बारे में पूछा जाता है, परंतु अभी हम स्पेसिफिक रूप से जब बद्दी की बात कर रहे हैं तो आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास परमाणु देखने को मिलता है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही स्थित है। परमाणु को भी जो था वो इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया जा चुका है। क्वेश्चन पूछता है कि इंडस्ट्रियल एरिया परमाणु को डिक्लेयर किया गया था, परंतु कौन से ईयर में? 1975 की ये बात है, 1975 की ये बात है कि परमाणु को जो था वो एक इंडस्ट्रियल स्टेटस जो था वो दे दिया गया था। इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो इसको डिक्लेयर किया गया था। और यही नहीं, सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? वो 1961-62 में जो था वो किया गया था। 1961-62 में किया गया था। और सेकंड इंडस्ट्रियल एस्टेट जो था वो इसका बरोटी वाला में जो था वो स्थापित किया गया था। 1964-65 में जो था वो उसको किया गया था। तो हमने क्या क्या जाना, 1961-62 में यहाँ पर पहला एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में। दूसरा एस्टेट यहाँ पर बरोटी वाला में 1964-65 में बनाया जाता है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो देखने को मिलता है कि परमाणु को भी जो है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाता है और 1975 में जो है वो इसको डेवलप जो है वो किया जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ें आप यहाँ से नोट करें। और हम यहाँ से एक और बात ध्यान रखेंगे, हम यहाँ से जब इन्वेस्टमेंट की बात हुई है तो हम MSME के बारे में जो है वो ध्यान रखेंगे। MSME का पूरा नाम क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो इनका क्या क्या जो है वो टारगेट है, किस तरह से इनको माइक्रो कहा जाता है, स्मॉल किसको कहा जाता है और मीडियम किसको कहा जाता है। देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेज उनको कहा जाता है जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक है, यानी कि 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से, उनको जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेज कहा जाता है। अगर हम बात करें स्मॉल एंटरप्राइजेज किसको कहा जाता है, तो जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ से कम है, उनको जो है वो स्मॉल कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। और मीडियम किसको कहा जाता है? मीडियम उनको कहा जाता है जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ से जो है वो कम है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये तो होगी इनकी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, परंतु ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई। टर्नओवर भी इनकी होती है जो रखी गई होती है। टर्नओवर क्या रखी गई होती है? माइक्रो की रखी गई होती है 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, लेस देन 5 करोड़। और इनकी रखी होती है स्मॉल की लेस देन 50 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। और जो मीडियम है उनकी रखी गई होती है 250 करोड़। ये आपने ध्यान रखना है। तो 1 करोड़ से 5 करोड़, 10 करोड़ से 50 करोड़ और 50 करोड़ से 250 करोड़ रुपया, ये जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आपको पता चल कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। MCQ यहाँ से बन सकता है। ठीक है, खासकर एलाइड के एग्जाम में ये MCQ बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज टॉन बरहाड़ी टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं तौन बराड़ी मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है। एक्चुअली में लिखने का तरीका इसका कुछ और है। मैं एक बार लिख देता हूँ अच्छे से इसको पहले कि किस तरह से इस मंदिर को लिखा जाता है, फिर हम जानते हैं कि ये मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी सब डिवीज़न में जो है वो स्थित है। तो इसको लिखने का जो सही तरीका है वो इस तरह से है, टौन इस तरह से करके और भराड़ी इस तरह से करके। ठीक है जी, इस तरह से करके भराड़ी लिखेंगे। ये मंदिर जो है वो बोलते हैं कहाँ पर स्थित है।
ये मंदिर जो है वो जोगिंदरनगर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो मंडी जिला के जोगिंदरनगर उपमंडल की पंचायत एक तुल्हा पंचायत आती है, जिसका चुल्ला गांव है। वहां पर ये टौन भराड़ी माता का मंदिर जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कि मन्नत जो मांगी जाती है ना, वो पत्थर बजाकर जो है वो मन्नत मांगी जाती है। पूरी कहानी जानते हैं कि किस तरह से पत्थर बजाकर जो है वो यहाँ पर मन्नत मांगी जाती है। देखो इस मंदिर के पीछे की कहानी इस तरह से है ना कि कहा जाता है कि इस मंदिर को जो था जब स्थापित किया गया था तो उस टाइम जो था वो ब्रह्मलीन स्वामी शंकरानंद जी महाराज थे जो यहाँ पर निवास करते थे, और उसी टाइम से जो था वो यहाँ पर माता की एक प्रतिमा भी जो है वो विराजमान है, और जो स्वामी यहाँ पर रहते थे उनकी कुटिया भी जो है वो यहाँ पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक दिन का मेला जो है वो लगता है, और यहाँ पर कहते हैं ना कि ये जो मन्नत मांगी जाती है ये पत्थर बजाकर जो है वो मांगी जाती है। किस तरह से पत्थर बजाकर मांगी जाती है? अब ये मंदिर बहुत सारे लोगों का कुल देवी का मंदिर भी है, तो लोग यहाँ पर आते हैं। शादी के बाद नए जो दंपत्ति जोड़े होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अब कहते हैं कि ये कहा जाता है कि माता जो है ना उनको कम सुनाई देता है, थोड़ा सा कम माता को सुनाई देता है, और जब भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं हाजिरी लगाते हैं तो पत्थर जो यहाँ पर है ना पत्थरों को ज़रूर बजाते हैं और मन्नत जो है वो मांगते हैं। और श्रद्धालु कौन से पत्थर बजाते हैं? जो माँ की पिंडी के साथ रखे पत्थर है ना उनको जो है वो बजाकर अपनी मन्नत जो है वो मांगते हैं। पिछले महीने जब 2023 था और दिसंबर का महीना था तो उस टाइम भी हमने एक मंदिर पढ़ा था, वो हमने हरि देवी मंदिर जो था वो पढ़ा था। हरि देवी मंदिर हमने क्या पढ़ा था कि ये मंदिर जो है वो बिलासपुर में जो है वो स्थित है, और उसकी कहानी भी जो था वो हमने जानी थी। बिलासपुर पढ़ा था हमने कि बिलासपुर में घुमारवी में डंगार नामक एक जगह है, उसके समीप जो है वो मंदिर स्थित है, माता हरि देवी का मंदिर। और एक और मंदिर आज हमने पढ़ लिया। देखो हो सकता है इस तरह के छोटे छोटे मंदिर जो किताबों में कम देखने को मिलते हैं एग्जामिनर पूछ ले, और बहुत बार पूछे भी गए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं छोबिया ट्रैवल रूट इज सिचुएटेड बिटवीन, तो बोलते हैं कि छोबिया जो यात्रा मार्ग है ना, बोलते हैं ये किस किस के बीच में जो है वो स्थित है। तो पहला तो बात पता चली कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी हो सकता है। अब मैं क्वेश्चन को सिंपल जो है वो कर देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोबिया दर्रा जो है वो किस किस को आपस में जोड़ता है। छोबिया दर्रा जो है वो किस किस को आपस में जोड़ता है? ये लाहौल को भरमौर के साथ आपस में जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? छोबिया ट्रैवल रूट, छोबिया यात्रा मार्ग जो है वो पूछ लिया गया है। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा शेप जो है वो चेंज कर दी गई है। अब और भी हमारे पास ऐसे दर्रे हैं जो कि लाहौल को भरमौर के साथ जो है वो जोड़ते हैं। जो मेन गेटवे माना जाता है वो कौन सा माना जाता है कि लाहौल और भरमौर को आपस में जोड़ते हैं, जिनमें से कालीचो दर्रा आ जाता है, कुगती दर्रा आ जाता है, शिफ्टिंग दर्रा आ जाता है, छोबिया दर्रा, छोबू दर्रा जो है वो आ जाता है। तो ये आपने ध्यान रखने हैं। और हमारे पास देखा जाता है कि एग्जैक्टली जो है ना ये पांगी को भरमौर, भरमौर को लाहौल, या फिर यूं कहें पांगी, लाहौल, भरमौर, इनको जो है वो आपस में जो है ये जोड़ता है। कुछ और भी दर्रे हो गए जो पांगी को जो है वो चंबा के साथ जो है वो जोड़ते हैं, जैसे कि साच दर्रा हो गया। साच एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, ये जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ता है। दराती दर्रा हो गया, ये भी चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ता है। दर्रे जाने लाहौल को भरमौर से जोड़ते हैं, वो हमने जान लिए। अब कुछ ऐसे दर्रे जानिए जो चंबा को जो है वो कांगड़ा के साथ जो है वो जोड़ते हैं, जैसे कि एलाइड सर्विसेज का एक क्वेश्चन बताता हूँ। वारू दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? वारू दर्रा जो है वो चंबा को कांगड़ा के साथ जो है वो जोड़ता है। उसी तरह क्वेश्चन पूछ जाता है कि एक तेलंग दर्रा है, तेलंग दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? तो ये भी जो है वो चंबा को कांगड़ा के साथ जो है वो जोड़ता है। और एनिमल दर्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है। एनिमल दर्रा जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है। कुल्लू में जो है वो रसोल दर्रा भी जो है वो स्थित है। जलोरी दर्रा है, जलोरी दर्रा जो है वो इनर और आउटर सिराज को जो है वो आपस में जोड़ता है, ये जलोरी दर्रा। और एक निकोरा दर्रा है, निकोरा दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ता है। निकोरा दर्रा जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? हमने दुलची दर्रा पढ़ा था कि मंडी को जो है वो कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। और हमने एक और दर्रा डिस्कस किया था, वो था पजौंद दर्रा। पजौंद दर्रा जो है ये किसको किसके साथ जोड़ता है? ये जोड़ता है मंडी को कुल्लू के साथ ही। और ये दर्रा हमने कब डिस्कस किया था? ये दर्रा हमने तब डिस्कस किया था जब हमने टेस्ट सीरीज जो था वो डिस्कस की थी। तो एक क्वेरी आई थी कि हमने तो दुलची दर्रा पढ़ा है, पजौंद दर्रा गलत आंसर होगा। नहीं, दो दर्रे ऐसे हैं जो मंडी को कुल्लू से जोड़ते हैं, एक दुलची दर्रा है, एक पजौंद दर्रा है। तो इन दोनों को ही ध्यान रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं व्हाट इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द टर्म QR कोड। तो बोलते हैं कि QR कोड का जो फुल फॉर्म है, पूरा नाम है इसका, वो क्या है? क्यों QR कोड गिरिराज पत्रिका में आया होगा? एग्जैक्टली हिमाचल के साथ इसको इस तरह से रिलेट किया गया है कि सरकारी होटल हो गए, सरकारी विश्राम गृह हो गए, वहाँ पर जो भुगतान अगर किसी को करना है ना तो वो QR कोड के माध्यम से भुगतान जो है वो
कर सकता है। वहाँ पर QR कोड जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जितने भी सरकारी होटल हो गए, विश्राम गृह हो गए, तो QR कोड से एक जो है वो इजीली पेमेंट की जा सकती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है। QR कोड का पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ से ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर। अब क्विक रिस्पॉन्स जो है वो इसका पूरा नाम होता है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, QR कोड हो गया ऐसे। देखो, जब पहले SMS बहुत ज़्यादा किए जाते थे ना, SMS जो ऑफलाइन SMS होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे। एलाइड सर्विसेज में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि SMS का पूरा नाम जो है वो क्या होता है। एलाइड सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो SMS का पूरा नाम होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ये आपने ध्यान रखना है, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज जो है वो इसका पूरा नाम जो है वो होता है। इसी तरह देखो, जब JIT की भी आपने तैयारी की है तो आपको सिम का पूरा नाम भी पता होना चाहिए कि सिम का पूरा नाम क्या होता है। जो सिम मोबाइल फ़ोन में डाली जाती है उसकी ये बात की जा रही है। तो SIM सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपने ध्यान रखना है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर मतलब जो सब्सक्राइब आप चैनल को करते हैं वो, आइडेंटिटी पहचान, और मॉड्यूल करके इसका है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये चीज़ें नोट करनी है। अब ये चीज़ें कहीं पर भी आपसे पूछी जाएं आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं यहाँ पर। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT के लिए टेस्ट सीरीज हमने अलग से चला रखी है। PGT पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं। देखिए, नेगेटिव मार्किंग से डील करना है तो प्रैक्टिस के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए। मैंने आपको पहले भी टेस्ट सीरीज ग्रुप में बताया था, इतनी मेहनत कीजिए ना कि पेपर से 10 दिन पहले ये पछतावा ना हो कि यार पढ़ लिया होता, और पेपर के 10 दिन बाद ये पछतावा ना हो कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। इतनी मेहनत कीजिए, चाहे जैसे भी करके मेहनत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, पछतावा नहीं होना चाहिए लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर सावित्रीबाई फुले एस्टेब्लाइज्ड द कंट्रीज फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन। तो बोलते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने जो था वो किस वर्ष महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल स्थापित किया था। सावित्रीबाई फुले की अगर हम बात करते हैं तो इनके द्वारा ये 1848 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1848 में सावित्रीबाई फुले के द्वारा जो था वो महिलाओं के लिए जो था वो देश का पहला जो महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित किया गया था, इनके द्वारा वो किया गया था। इनकी जयंती थी तब ये चर्चा में आई। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को जो है वो इनकी जयंती जो है वो मनाई जाती है। तो 3 जनवरी आपने ध्यान रखना है। साथ में देखो, ज्योति राय फुले का नाम आपने सुना होगा, तो सावित्री राय फुले के साथ लेकर उनको कंफ्यूज नहीं करना है। सावित्रीबाई फुले की विवाह जो था वो ज्योति राय फुले के साथ हुई थी, और जब सावित्रीबाई फुले बहुत ही 8-9 साल की होती थी, बहुत ही छोटी उम्र थी, तब उनका विवाह जो था वो हो गया था, क्योंकि उस टाइम कस्टम ही ऐसे थे, रिवाज ही ऐसे थे, तो इनका विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था। और इन्होंने भारत का पहला महिलाओं के लिए स्कूल जो था वो स्थापित किया था 1848 में। अब अगर एक अच्छे एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी है तो यहाँ से ये भी ज़रूरी हो जाएगा जानना कि सत्याशोधक समाज की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी। तो सत्याशोधक समाज, जिसको ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी कहा गया, उसकी स्थापना 1873 में जो था वो की गई थी। 1873 में इसकी स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा जो था वो की गई थी। तो सत्याशोधक समाज की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिराव फुले के द्वारा जो था वो की गई थी। ये भी नोट करना है। और इनके बारे में एक और बात ध्यान रखें कि इनके द्वारा जो था वो महिलाओं के लिए खास तौर पर बहुत सारे काम किए गए, जैसे कि इन्होंने जो था वो विडो रीमैरिज मूवमेंट भी जो था वो चलाई थी महाराष्ट्र में। इनके द्वारा विडोज़ के लिए एक होम भी खोला गया था। तो पूछा जाए कब खोला गया था, 1854 में इनके द्वारा ये होम खोला गया था। इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो 1857 ऑनवर्ड के क्वेश्चन है ना, वहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, जो इंडियन नेशनल हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें, 1 लाइनर क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो कौन सा है। अगर हम एशिया के सबसे छोटे देश की बात करते हैं तो यह है मालदीव्स। मालदीव्स जिसके साथ अभी कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके थे। 3 मंत्री वहाँ के बर्खास्त किए जा चुके हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, मोहम्मद मुइज़ू वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। थोड़ा सा चाइना की तरफ इनका ये ज़्यादा टिल्टेड है, और चाइना की तरफ कह सकते हैं कि चाइना के साथ इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। लगभग 2017 में इनके द्वारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना के साथ साइन किया गया था। और बहुत ही छोटी कंट्री जो है ये है, एशिया की हम कहेंगे सबसे छोटी कंट्री है। इस कंट्री का जो एरिया है वो है लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। परंतु ध्यान रखना है कि 90,000 तो ये आइलैंड पूरा है। ये जो इसका एरिया, जो मालदीव्स आइलैंड का एरिया है, इसमें से जो ड्राई लैंड है यहाँ की वो लगभग
298 स्क्वायर किलोमीटर ही जो है वो है। ये भी ध्यान रखना है कि इतनी यहाँ की ड्राई लैंड है, इतना यहाँ का एरिया है। एक और बात इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये ध्यान रखें कि जब भी मालदीव्स के ऊपर क्राइसिस आई हैं, एक बार यहाँ पर पानी का संकट था, इंडिया ने इनको पानी पहुँचाया था। एक बार जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान वैक्सीन भी पहुँचाई गई थी, परंतु फिर भी थोड़ा सा टिल्टेड है ये चाइना की तरफ। और अभी कंट्रोवर्सी आपने जान ली है सारी की सारी। आगे बोलते हैं मंगल ग्रह का जो लाल रंग होता है वो किस पदार्थ के कारण जो है वो होता है। अगर हम प्लेनेट्स की बात करते हैं तो प्लेनेट में हमारे पास जो मार्स प्लेनेट आता है, मंगल ग्रह जो आता है, उसका लाल ग्रह जो है वहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है उसके कारण जो है वो उसका लाल रंग जो है वो होता है, और इसीलिए इसको लाल ग्रह भी जो है वो कहा जाता है। हाँ, अगर हम इंपॉर्टेंट प्लेनेट्स के बारे में जानना चाहें तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। पृथ्वी के जो है वो नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस है, तो इसको नीला ग्रह कहा जाता है। यूरेनस जो है वो उसको ग्रीन प्लेनेट जो है वो कहा जाता है। सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है, वो वीनस जो है वो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आ जाता है। वीनस को इवनिंग स्टार भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी जो है ये आ जाता है। रेड प्लेनेट तो आपने मार्स जान ही लिया कि मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है। और इसी तरह नियरेस्ट प्लेनेट जो अर्थ के है वो कौन सा प्लेनेट है, वो वीनस प्लेनेट जो है वो सबसे नियरेस्ट है। हम अर्थ की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करेंगे कि सबसे दूरी पर जो हमारे यहाँ पर प्लेनेट है वो कौन सा है पृथ्वी के, तो वो आप कमेंट करके बताएंगे कि सबसे दूरी पर जो है वो पृथ्वी से कौन सा प्लेनेट जो है वो स्थित है। साथ में एक बात यहाँ से ध्यान रखें कि चंद्रयान 3 ने जब लैंड किया था तो उस दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। वो कब मनाया जाएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। अभी तक तो याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो बार बार रिवाइज करके याद करवा दूंगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं दुनिया के मजदूरों को एक होना का नारा दिया गया था। दुनिया के मजदूरों को एक हो का नारा जो था वो किसने ही दिया था। जितने भी दुनिया में मजदूर हैं उन सबको नारा दिया गया कि तुम सब एक हो जाओ, तभी तुम्हारा वेलफेयर होगा, तभी तुम जो है वो अपलिफ्ट कर पाओगे। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा जो था वो नारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा नारा दिया गया था। आगे बोलते हैं सियाचिन, जो सियाचिन ग्लेशियर है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पर तैनात होने वाली प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर का क्या नाम है। हम मेडिकल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। प्रथम महिला मेडिकल ऑफिसर है वो है कैप्टन गीतिका कौल। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कैप्टन गीतिका कौल। एलाइड सर्विसेज के लिए देखो, अगर आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं ना तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज हमने काफ़ी पहले से जो है वो ज्वाइन कर रखी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। डेफिनेटली हेल्प काफ़ी मिलेगी आपको, प्रैक्टिस होगी बहुत ज़्यादा, और यही चीज़ें एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगी। एग्ज़ाम क्लियर करना है तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रथम बार कब पेश किया गया था। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको प्रथम बार कब पेश किया गया था, 1582 में जो था वो उसको पहली बार जो था वो पेश किया गया था। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो पटवारी का एग्जाम हो गया, कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, पटवारी जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चन हैं थोड़े से, कहीं पर भी पूछ लिए जाएँ आपको तो याद होना ही चाहिए आंसर। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है अंडर फेज 2 ऑफ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम यूथ ऑफ विच एज ग्रुप विल बी एनकरेज्ड फॉर स्किल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। तो बोलते हैं राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप जो फेज 2 योजना का चला है, इस योजना के तहत किस आयु वर्ग के युवाओं को उद्यमशीलता के लिए अवसर प्रदान करने के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो था वहाँ पर हमने डिस्कस इसको किया था और डिटेल से डिस्कस किया था। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। और अगर अभी तक टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी। पिछले साल की जो मंथली एडिशंस है ना उनको मैं कंपाइल करके डाल रहा हूँ। अभी तक 4-5 महीनों की डाल चुका हूँ। बाकी जो मंथ बच जाते हैं उनकी भी जो है वो जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जो है वो ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। और पिछले साल की तो मैं कंपाइल करके मंथली डाल रहा हूँ, जितने जल्दी हो सकता है डाल दूंगा। बस पेपर से पहले तो मैं कम से कम पेपर से 1 महीने पहले मैं डाल दूंगा, इसी महीने कवर हो जाएगा सारा ये आपका। उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।